केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जोधपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बात की। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से रूबरू बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार में मोदी के नेतृत्व में देश की विकास और अग्रसर है और मोदी की नेतृत्व में देश का आज पूरे विश्व में जो नाम हुआ है, या यूं कह ले कि आज दुनिया में देश मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में गौरवान्वित हो चुका है। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की भी जमकर निशाना साधा है। नवभारत समाचार के जोधपुर राजस्थान से संजय सोपा की रिपोर्ट। अपराधीकरण और कट्टरपंथी तुष्टीकरण, इन सारी चीजों से जो जनता का आशीर्वाद मिलता जा रहा है, अपने आप देश की जनता इन सारी प्रवृत्तियों से, कांग्रेस जिसकी गंगोत्री थी, उन सारी चीजों से भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? यानी विगत 67 वर्षों में जितने एयरपोर्ट थे उतने एयरपोर्ट अब बन के तैयार हुए हैं। 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क मार्ग का निर्माण हो रहा है और कुछ कार्य ऐसे हैं जो अभूतपूर्व हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात के वो क्षेत्र जहां पर की जल की थोड़ी कमी और सूर्य की अधिकता होती है, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व छलांग लगाई है। आपको शायद जानकर ये आश्चर्य हो कि भारत में बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो टारगेट से पहले प्रूव हो जाए। हमारा टारगेट था कि 2030 तक 40% भारत की जो एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी से मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। वो टारगेट 2022 में 8 साल पहले अचीव हो गया और अब 2030 के लिए 50% का टारगेट रख दिया गया है। सोलर एनर्जी में हम विश्व के नेता बने। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका केंद्र दिल्ली के पास गुरुग्राम में बना, तो विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़े। और उसी के साथ साथ भारत का आत्मगौरव, राष्ट्र गौरव, चाहे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, चाहे इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापित करना हो, अथवा भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, चाहे करतारपुर साहब का विषय हो, इन सब के द्वारा मैं कह सकता हूं जन कल्याण, विकास और आत्म गौरव में युगांतकारी परिवर्तन मोदी जी की सरकार के द्वारा हुए हैं। और अभी आपने देखा विदेश यात्रा में अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और ये वैसा दुर्लभ संयोग है जो विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला जैसे कुछ महत्वपूर्ण शख्सियतों को ही प्राप्त हुआ है। आपने देखा कि गूगल अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पहला सेंटर भारत में फिनटेक सिटी में एस्टैब्लिश करने जा रहा है। $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तो अकेले गूगल ने कल करने के लिए घोषणा की। चाहे लड़ाकू जहाज के इंजन जीई के द्वारा, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी चुनावों में, चाहे वो राजस्थान के हों अथवा लोकसभा के चुनाव जो उसके कुछ महीने बाद आएंगे, मैं जोधपुर की जनता से और राजस्थान की जनता से भी यह अनुरोध करता हूं, जो एक हिंदी का प्रख्यात दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। अर्थात मान सम्मान की भी रक्षा करिए। और आपके सांसद जो केंद्र में पानी की उपलब्धता के लिए हैं, तो उनका भी मान सम्मान, पार्टी का मान सम्मान और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी, पूरे देश का मान सम्मान जो गौरव बढ़ रहा है, उसके साथ आकर खड़े हों। और दूसरी तरफ यह भी कहना चाहूँगा, आज राजस्थान में देखिए, एक मामले में यह अद्भुत राज्य हो गया है गहलोत जी की सरकार के नेतृत्व में। किस दृष्टि से अद्भुत राज्य है कि शायद भारत के इतिहास में पहला मौका होगा कि कोई पार्टी जिसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही हो, वो उनकी नजर में बागी हो गया, अशोक गहलोत जी। और इतना ही नहीं, मतलब यहां उनके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भी बागी खेमे में हो गए और स्पीकर सीपी जोशी साहब भी बागी खेमे में हो गए। ऐसा अद्भुत दृश्य आपको पूरे भारत में किसी राज्य में देखने को नहीं मिला होगा कि मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और स्पीकर तीनों उस श्रेणी में मान लिए गए हो, बजाय राजस्थान की जनता का कल्याण करने की, जिसके के लिए
उनको जनादेश भी ढंग से नहीं मिला था, परंतु ठीक है, हमसे अधिक मिला था, यह हम ईमानदारी से स्वीकार कर लिए थे। परंतु उसकी बजाय जिस ढंग का आपसी द्वंद्व और वैमनस्य देखने को मिला, एक मैं उदाहरण जरूर राजस्थान सरकार का देना चाहूंगा, जो कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है उसका प्रमाण दिखाता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि सेडेशन लॉ यानी राष्ट्रद्रोह का जो कानून है उसे वो समाप्त कर देंगे, क्योंकि उनका कहना है इसका राजनीतिक दुरुपयोग किया जाता है। और आपको पता 2019 के बाद वो पहली सरकार कौन थी जिसने उस सेडेशन लॉ या राष्ट्रद्रोह के कानून का उपयोग किया? वो थी राजस्थान की गहलोत सरकार। किसके खिलाफ प्रयोग किया? अपराधियों और आतंकवादियों के खिलाफ नहीं, संविधान से जुदा वाले नारों करने वालों के खिलाफ नहीं, मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ। किन विधायकों के खिलाफ? अपनी पार्टी के विधायकों के खिलाफ, जो उनके हिसाब से लगता था कि सचिन पायलट के खेमे के हैं। तो आप सोच लीजिए ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं। दुरुपयोग की जो ये बात बोलते हैं, सबसे ज्यादा स्वयं दुरुपयोग करके दिखाते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता को भी अब भली भांति समझ जाना चाहिए कि जो उनका ये द्वंद्व चल रहा है, इसमें से कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। एक कबीर का दोहा है ना, तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो उस दो पाटों के बीच में राजस्थान की जनता पिस रही है, उससे मुक्ति मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत, नए भारत, स्वाभिमानी भारत, महान भारत की तरफ बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसके साथ भारत के शौर्य और स्वाभिमान का यह क्षेत्र, उसी प्रीडेटर ड्रोन बनाने का विषय एक अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट है। अमेजन ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुका है और उसने और इन्वेस्टमेंट की बात कही है। फॉक्सकॉन ने भी जिस प्रकार की बात कही है इन्वेस्टमेंट करने की सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में, मेरे विचार से शायद भारत के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की भारत के लाभ की दृष्टि से और भारत के गौरव की दृष्टि से भूतो न भविष्यति वाली यात्रा है। जो गृहमंत्री अमित शाह जी ने भी कहा, क्यों संयुक्त सत्र को संबोधित करने के दौरान 79 बार तालियां बजी और 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। और आपने देखा कि अनेक सांसद किस आत्मीयता और आतुरता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ऑटोग्राफ देना चाह रहे हैं। यह दर्शाता है कि भारत आज किस परिस्थिति में पहुंचने में सफल हुआ। परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जोधपुर की धरती जो वीरों को प्रेरणा देती है, उस धरती का भी ऐतिहासिक महत्व और यह प्रेरणा सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में दूर दूर तक है। आपको ध्यान हो, दिल्ली में एक 3 मूर्ति चौक है, इसका नाम अब हाइफा चौक किया गया है, जो हाइफा शहर के लिबरेशन में प्रथम विश्व युद्ध में जोधपुर के वीर सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसका भी स्मरण और स्मारक बनाने का कार्य किया। अब यहाँ पे एक और बात कहूँ, संयोग से देखिए कि आपके सांसद केंद्र में जल शक्ति मंत्री है, और जल की शक्ति, जल की उपलब्धता और जल की सुगमता मोदी जी के विजन के अनुसार भारत में स्थापित करने का में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और जल मंत्रालय सिर्फ नदियों के विकास में ही नहीं, अगर आप कहें कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूर्व में किसी के ध्यान में ही नहीं आती होंगी, जैसे सड़कों का निर्माण, रेल का निर्माण पूर्ववर्ती सरकारें भी करती, हमने बेहतर किया है, तेज गति से किया, बगैर किसी आरोप के किया है। परंतु आप सोचिए, जल मार्ग के द्वारा परिवहन का विचार पूर्ववर्ती सरकारों के दिमाग में नहीं था। आज 111 जल मार्ग से परिवहन, हमारे जल मार्ग राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और देश का जो जैसे पश्चिमी छोर में सूर्य की अधिकता है और पूर्वी हिस्से में पानी की अधिकता है, और दोनों चुनौतियों को किस ढंग से समाहित करके अवसर में तब्दील किया है। और मैं कह सकता हूं जोधपुर की जनता से कि भाई, राजस्थान में पानी का बहुत महत्व, पानी के दोनों अर्थ हैं। पानी अर्थात जल जो जीवन देता है, और पानी अर्थात वह हम आत्मसात आगे बढ़ते हुए ऐतिहासिक जनादेश देगा। और जब मोदी जी की हैट्रिक होगी तो मुझे यह विश्वास है कि राजस्थान में भी लोकसभा में जो पिछली 2 बार हुआ था, उसी की हैट्रिक की पुनरावृत्ति होगी। विधानसभा में हम निर्णायक जनादेश के साथ अपनी सरकार बनाएंगे, और केंद्र में
उस हैट्रिक के साथ राजस्थान में भी जैसे 2 बार 25 में 25 सीटें आई, उसी को हम पुनः राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आज इतना बड़ा चेहरा जो भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में न भूतो न भविष्य, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उसके साथ साथ करोड़ों कार्यकर्ताओं का निष्ठा, समर्पण, विचारधारा और सारे प्रदेशवासियों और देशवासियों का आशीर्वाद है। मेरे विचार से जिन लोगों के चेहरे भ्रष्टाचार से बेनकाब हो चुके हैं, मुझे लगता है उन लोगों को अपना चेहरा दिखाने, छुपाने और बचाने की बहुत जरूरत है। दुख की बात है कि ये वो सरकार है जिसने पीएफआई को अपना जुलूस निकालने की परमिशन दी। अब तो पीएफआई एक प्रतिबंधित संगठन है, क्योंकि ये कहते थे कि वह एक सांस्कृतिक संगठन है। दुख की बात है, ये वो सरकार है जहां सर तन से जुदा का नारा लगाया नहीं गया, कर भी दिया गया। और राजस्थान में कभी सांप्रदायिक तनाव का इतिहास नहीं रहता था। इसी सरकार के समय में इनकी तुष्टीकरण की नीतियों के चलते हुए ये हुआ। और जहां तक एजेंडा की बात है, तो हिंदू या हिंदुत्व हमारे लिए एजेंडा नहीं है, भारत की अस्मिता और पहचान का प्रतीक इनके लिए एजेंडा है। इसीलिए मौके के अनुसार ये अपना एजेंडा बदलते रहते हैं। चुनाव के समय इनका विचार कुछ और हो जाता है और चुनाव के बाद विचार कुछ और हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वैचारिक अस्मिता और भारत की पहचान, मोदी तुमसे बैठने थे वो कहानी भी अब बहुत पुरानी हो गई। अब तो पूरा राजस्थान कह रहा है कि गहलोत तेरी खैर। सर, कांग्रेस के आते हैं, पंचतंत्र की कहानी देश की जनता ने देखी है। असली भगत और बगुला भगत, दोनों का अंतर यह देश की जनता ने देखा। समाज के गरीब निर्धन व्यक्ति को जन कल्याणकारी आप चीजें पहुंचाना यह सरकार का दायित्व है, हमने भी किया है। परंतु जिसको आवश्यकता है उसे, जैसे हमने कहा 80 करोड़ लोगों को जरूरत थी, उन पर आज 50 करोड़ लोगों को जरूरत है, तो हमने स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया। परंतु यह ईमानदारी इनके में नहीं है। ये तो आज सिर्फ सत्ता के लिए कर रहे हैं। तो वो पार्टी है ना, याद करिए, गरीबी हटाओ नारा कब दिया 1970 में, और 2013 में इनकी सरकार कहती है अब खाद्य सुरक्षा बिल ला रहे 43 साल के बाद, जब 43 साल में 37 साल इन्हीं का राज रहा। यानी ये दर्शाता है कि इनके लिए कि जो सरकारें यहाँ प्रयास कर रही हैं, इन्होंने जो कहा था क्या पूरा किया है? पिछले चुनाव में याद करिए, किसानों के ऋण माफ करने के लिए क्या शब्द था? जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव एक साथ हो रहे थे, बोला छत्तीसगढ़ में था, मगर टोन क्या थी राहुल गांधी की? 1 2 3 4 5 6 10 दिन में सारा का सारा कर्जा माफ करवा दूंगा, नहीं तो सीएम बदलवा दूंगा। अब कर्जा तो माफ हुआ नहीं और सीएम के लिए लड़ाई खूब चल रही है। याद करिए, राजस्थान में 5000 रुपए कहा था उन्होंने कि सब बेरोजगारों को देंगे। लाने के बाद क्या हुआ? ऐसी शर्तें लगानी शुरू कर दी कि 90% लोग तो उससे बाहर ही हो गए। इसलिए जो भी वो कार्य करते हैं उसके पीछे कभी ईमानदारी नहीं होती है। हम जो कार्य करते हैं पूरी ईमानदारी से और अंतिम निष्कर्ष से। जहां तक हमारा संकल्प है, हम पूरी तरीके से गोरक्षा के पक्ष में हैं। और ये जो दूसरे लोग हैं, ये तो वो हैं जो गोरक्षक संतों में गोली चलवाए हैं। तो दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। अगर न याद हो तो अब पुराने लोग, नए लोग भूल गए होंगे तो नीचे आना चाहिए था सर। जो लोग झुंड में होते हैं वो डरे हुए होते हैं, या जो एक अकेला सब पे भारी होता है वो डरा हुआ होता है। मेरे ख्याल से जनता इस बात को समझती है। वैसे मैं एक बात कहूँ, जो पटना में आपको दृश्य दिखाई पड़ा, एक ही समय में कल ही 2 चीजें। एक तरफ प्रधानमंत्री जी अमेरिका में थे, वहां पर प्रीडेटर ड्रोन, सेमीकंडक्टर और युद्धक विमानों के इंजन यानी डिफेंस डील हो रही। किसके लिए? भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। और पटना में भी एक डिफेंस डील है। वो क्या डिफेंस डील है? वो एक तरफ है कोयला घोटाले वाले, फिर हैं शराब घोटाले वाले, फिर हैं भर्ती घोटाले वाली, और वो किसकी सदारत में बैठे हैं? चारा घोटाले वाले। तो एक दूसरे के घोटाले को डिफेंस करने की वो डील वो पटना में वो लोग कर रहे थे। मगर इन दो के बीच का आपसी संबंध उतना ही मजबूत है जितना बिहार के उस पुल का था जो 2-2 बार ढह गया। और अब तो
उनका मांझी भी साथ छोड़ के चले गए हैं, तो अब भैया की नैया कैसे पार लगेगी, ये बहुत मुश्किल नजर आता है। प्रमाण है कि भारत के प्रति किस प्रकार का विश्वास विदेशी निवेशकों का बढ़ रहा है। गूगल दुनिया की अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और उसका इस प्रकार का भारत में इन्वेस्टमेंट। इतना ही नहीं, आप याद करिए कि बोइंग अपना यहां पर सेटअप बनाने जा रही है जिसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस का भी कार्य होगा। इससे पूर्व भी याद करिए, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना पहला ओवरसीज ऑफिस खोला था, तो अटल जी के जमाने में यहीं पर खोला था। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद भारत के प्रति विश्व का विश्वास कैसे बढ़ता है। और मैं एक और बात याद दिला दूं, बहुत कांग्रेस वाले बहुत बोलने लगते हैं ना, 45 साल की सबसे बुरी स्थिति, 50 साल की सबसे बड़ी बुरी स्थिति। उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इस 50 साल में 1991 में भी तो आता है जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे, सोना गिरवी रखा गया, 2-2 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ, प्रचंड बेरोजगारी, प्रचंड महंगाई, 1 बिलियन के नीचे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ गया था। वो 100 बिलियन पहुंचा अटल जी के जमाने में, 500 बिलियन पहुंचा मोदी जी के जमाने में। यानी मोदी जी ने उसको किस ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो अगर ये कहा जाए, जिस जगह कांग्रेस छोड़ के गई थी, अगर ये कहा जाए मोदी जी के लिए कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, तो यह गलत नहीं। मेरा अंतिम सवाल, राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियां समाज में खतरनाक ढंग से आगे बढ़ रही हैं और दुर्भाग्य की बात है कि इनको राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है और जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वो अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में यह काम करते हैं। यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि लव जिहाद शब्द कोई भारतीय जनता पार्टी या संघ ने नहीं शुरू, इसका उल्लेख सबसे पहले केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने किया और केरल हाई कोर्ट में एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। मैं आपको हाई कोर्ट के उस मुकदमे का रेफरेंस देने के साथ बोल रहा हूं, शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, 9 दिसंबर 2009 केरला हाई कोर्ट के जजमेंट में पॉइंट नंबर 16 जाके पढ़ लीजिएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो रोमियो जिहाद और तब जिहाद जैसे शब्द प्रयोग करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड काम चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं, उनके मुख्यमंत्री केरल के ओमन चांडी ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर यह बात बोली है और एक नहीं कई 100 ऐसे उदाहरणों के साथ बोली है कि उन्होंने कहा कि ये जो मामले हैं ये सामान्य प्यार मोहब्बत के नहीं है। ये सिमी ने 1995 में योजना बनाई थी कि योजनाबद्ध व्यवस्थित ढंग से हिंदू और क्रिश्चियन दोनों समाज की मिडिल और अपर मिडिल क्लास की लड़कियों को टारगेट करके किया जाए। तो मुझे लगता है उनको अपने सरकार, अपने मुख्यमंत्री और अपनी केरल की सरकार की जांच पे भरोसा नहीं है। वहां केरल में कुछ और कहना, राजस्थान में कुछ और कहना, इसी वजह से जनता की नजर में नेताओं के प्रति क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी कर रहा है। एक सवाल, हम कर्नाटक हारे और हिमाचल हारे, ये जो हार है और जहां कांग्रेस हारी उसमें क्या अंतर है। हम हिमाचल हारे 0.9% मतों के अंतर, पूरी स्टेट में 37,000 वोट का अंतर था। यानी यहां तो अक्सर एक विधानसभा 37,000 वोट के अंतर से हारते हैं। हम कर्नाटक हारे पर 36% वोट पे हैं। हारने के बावजूद हम 75 साल के अपने सबसे अधिक मत प्रतिशत को बरकरार रखे हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस को जेडीएस का 5% वोट ट्रांसफर हो गया, इसलिए हो जीते, पर जहां वो हारे हैं वहां क्या है। गुजरात हारे 0.5% पे आ गया, हाफ हो गया परसेंटेज ऑफ वोट। 32 सीटें ऐसी थी जो आजादी के बाद से कभी नहीं हारे, तो उसमें 17 हार गए। उत्तर प्रदेश वो हारे, सारी सीटों पे जमानत जब्त, ऑलमोस्ट सारी सीटों पे जमानत जब्त। आज एक विधायक, एक सांसद, मतलब वो राज्य जो कहा जाता था गांधी नेहरू परिवार का गढ़ है, वहां आज उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी छोड़ दिया करते थे पैमाने में। और आप देखिए दिल्ली 2 बार 0-0, यानी लोकसभा में भी 0, विधानसभा। हम जो हारे हैं ये वो हार है जो राजनीति में होती रहती है। वो जो हार है वो जनता के द्वारा दिया गया दंड और वो बर्बादी है। इसलिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सर कांग्रेस भिन्न भिन्न आयामों, अभूतपूर्व, ऐतिहासिक और युगांतकारी परिवर्तन देखेगा। चाहे 48 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट से जोड़ना हो, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन था, 11 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाना हो, 4 करोड़ लोग
जो प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े, जिसमें उल्लेखनीय बात यह है कि उसमें 3/4 को ओनर यानी मालिकाना हक महिलाओं को मिला है, 3 करोड़। और यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में निर्धन वर्ग की 3 करोड़ महिलाओं को संपत्ति में अधिकार 2014 से पहले कभी नहीं रहा। फिर चाहे आयुष्मान योजना हो, जिसके की द्वारा 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिली, 5 करोड़ लोग उसमें इसका लाभ भी ले चुके हैं। यद्यपि राजस्थान सरकार ने उसमें अभी तक सकारात्मक ढंग से उसको लागू नहीं किया। तो जन जन तक विकास के प्रभाव को पहुंचाने का कार्य, जिसे हम लोग कभी पहले कहते थे कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, तो मोदी जी ने उन करोड़ों घरों तक भारत की स्वतंत्रता और विकास के उस उजाले को पहुंचाया। दूसरी बात, फिर भारत को विकास के एक नए स्वरूप की तरफ ले जाने का कार्य, आज आप सभी को यदि ज्ञात हो तो आप सब मोबाइल हैंडसेट यूज कर रहे हैं। हमारी सरकार आने से पहले हम दुनिया के दूसरे बड़े उपभोक्ता थे, क्योंकि जनसंख्या में हम दूसरे नंबर पे थे, अब प्रथम नंबर पे हैं। परंतु हमारे यहाँ केवल 2 फैक्ट्री बनती थी, आज 240 से अधिक फैक्ट्रियां हैं जो मोबाइल हैंडसेट बनाती हैं। हम मोबाइल में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक भी हो गए, मैन्युफैक्चरर। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है। 7.5 करोड़ घर ऐसे हो गए जिनके पास कोई ना कोई ऑटोमोबाइल है। 70 से मणिपुर के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि मणिपुर की स्थिति के प्रति सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ है। आप याद करिए, जैसे ही मणिपुर में यह हिंसा की घटनाएं प्रारंभ हुई थी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कर्नाटक का चुनाव बीच में छोड़कर वापस आए थे। मणिपुर में जाकर दिल्ली में बैठ के उन्होंने कई राउंड बैठकें ली थी। सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ दृष्टि पर नजर भी रखे हुए है और वहां की स्थितियों को समाधान करने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। और हमारी तरफ से पूरा प्रयास है, वी आर कीपिंग एन स्ट्रिक्ट विजन ओवर द सिचुएशन विद फुल सेंसिटिविटी एंड एफर्ट बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह। आने वाले चुनाव में कोई